लेट्स सी। अच्छा फरहान, मेरे को ये भी पूछना है, तुम्हारे कॉलेज में भी कम बच्चे आ रहे हैं क्या अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? नहीं सर, तो आते अच्छे खासे आते हैं, 90 तक आते हैं। टिल एंड तक कम हो जाते हैं क्या, जैसे नहीं नहीं, लास्ट लेक्चर? पूरे टाइम बैठे रहता है। अरे वाह। बाकी जगह तो उल्टा होते हो भी तो रहा है। सर 2-3 ही होते हैं बस। हाँ, और हम लोग की तरफ तो 2-3 ही बचते हैं। बाकी सब गायब हो जाते हैं लेक्चर तक। फ्राइडे को लास्ट लेता हूँ ना, वो मैथ्स वाली में पहले ले लेते हैं। तो 2-3 ही बच्चे थे, बाकी कोई आता ही नहीं है। ज्यादातर वो बोलेंगे, बोले क्लासेस में सर हम लोग का क्लासेस का भी रहता है। वो तो एक्सक्यूज बनाते लोग, अटेंड ही नहीं करना चाहते लेकिन फिर एग्जाम गिव अप कर देंगे ना। ठीक है, तो सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ पे कोई आया अभी? मैं क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक? ये भी हो गया, अपने को राइटिंग पैड का ऐप भी चाहिए था ना, अब इसको यूज कर सकते हैं। अभी एक और ऐप लेना बाकी है पीडीएफ का, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो हम लोग ने इस सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि अगर तुम सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, सेम अमाउंट का चार्ज पास करते हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में जो सीरीज में कनेक्ट है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो डिपॉजिट होगा ना इलेक्ट्रोड में, वो भी कैसा होगा? फिक्स होगा। अब देयर इक्विवेलेंट, देयर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि करंट तो तुम फिक्स पुट कर रहे हो, बरोबर? तो सब में जो अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो भी सेम जाएगा, और सब में जो डिपोजिशन होगा वो भी सेम ही होना चाहिए, बरोबर ना? पर डिपोजिशन सेम की गारंटी नहीं दे सकते, कि सभी में जो सोल्यूशन है वो एक जैसा नहीं है। और हम लोग ने अभी अभी स्टडी की है कि हर एक सोल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिविटी जो करते हैं आयन डिपोजिशन, वो डिफरेंट होती है, बरोबर ना? इसलिए इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि डिपोजिशन भी सेम हो। इसी को बोलते हैं फैराडेज का सेकंड लॉ। तो फैराडेज का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? अगर चार्ज फिक्स है तो अमाउंट ऑफ डिपोजिशन भी क्या होगा? उनके इलेक्ट्रोलाइट के बेस पर फिक्स होगा। क्लियर है? कोई डाउट है सेकंड लॉ? नहीं सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मोल ए प्रोड्यूस। अब यहाँ पे ये वाला पैकेट तो मैं नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, चलो दो ब्रैकेट का हम लोग देखते हैं एक साथ, इसमें दो ब्रैकेट ही देख सकते हैं, पैरिंग करनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट अपॉन अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अब एक याद रखो, मास इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लॉ में निकाला है, ये अपने फैराडेज में ही है। मास का फॉर्मूला क्या है? ई अपॉन एफ इंटू क्यू, बराबर? तो मैं क्या करूंगा, वही जो फॉर्मूला है मास का, मैं इधर पे पुट कर दूंगा। तो वो नीचे दिखाई दे रहा है तुम लोग को? यही फॉर्मूला नहीं पुट किया? ई अपॉन एफ इंटू क्यू, ई पे सिल्वर लिख देंगे। सिमिलरली कॉपर में भी क्या लिखूंगा? ई अपॉन एफ इंटू क्यू। अब जो कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा, एफ और एफ कट गया, क्यू और क्यू कट गया, बरोबर? क्या बचा? ई ए जी अपॉन ई सी। क्लियर हुआ? तो इस और अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मास से, मास ऑफ सिल्वर इंटू मास ऑफ कॉपर। कोई को डाउट है किस तरह से लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे करते हैं? अमाउंट को हम लोग नो मास सर। से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्विवेलेंट मास पे के पास हम लोग उसी फैराडे के फर्स्ट फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो इस तरह से अपना बन गया फर्स्ट केस में। एक मिनट टाइमर को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है? दोनों लॉ में, दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुके ये दोनों लॉ। हाँ सर, मैं कहाँ हूँ? अरे लिंक अभी मैंने भेजा तो हूँ तुमको करेक्टली। अच्छा अच्छा, इनवैलिड कैसे? मैं वापस भेजता हूँ, वेट, तुमको भी प्रॉपर लिंक भेजता हूँ। भेजता हूँ हाँ मैं, ठीक है। अच्छा शायद मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट, ये बंद करो, ये भी बंद, स्टार्ट। यहाँ तक क्लियर है सेकंड लॉ? अब आते हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक से। अच्छा फरहान, ये जरा चेक कर लेना, इस पर एक्स्ट्रा
गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल आपकी है। आवाज कट रही थी। अभी आ रही है प्रॉपर आवाज मेरी? हाँ, अभी अभी आई जस्ट। गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल है ना? चलेगा, नहीं भी है तो भी पढ़ लेते। ठीक है सर। पता नहीं, मुझे गारंटी, मुझे याद नहीं। अच्छा, गैल्वेनिक और वोल्टाइक ये दोनों जो साइंटिस्ट है, इसका नाम है लॉयगी गैल्वेनिक। 1737 से 1798 में इसकी डेथ हो गई। और दूसरा जो वोल्टाइक सेल जो नाम रखा गया है वो वोल्टाइक एलेजेंड्रा वोल्टा नाम है। ये 1745 के बाद 1827, इन लोग दोनों ने जो सेल की प्रॉपर्टी एक ही सेल की डिस्कस किए थे। इन्होंने क्या बताया था कि किस तरह से कोई केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने ये प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था अपने कॉन्सेप्ट में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि किस तरह से हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे केमिकल एनर्जी बनाते हैं, हम लोग कंटिन्यू वही स्टडी कर रहे थे। अब हम लोग ये पार्ट से अब हम लोग उल्टा पढ़ेंगे कि बैटरी कैसे काम करती है कार में, बाइक में, वो स्टडी करें। केमिकल को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो डैनियल सेल ही है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पॉजिटिव रॉड होती है, जो एनोड होती है, बरोबर, पॉजिटिव रॉड को क्या बोले थे? एनोड बोले थे। इधर अब ऐसा नहीं रहेगा, एक मिनट में कनेक्ट करके लिखता हूँ, प्रॉपर नहीं है। अभी तक क्या डिस्कस हो रहा था कि जो पॉजिटिव रॉड है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी तक डिस्कशन में क्या देख रहे थे कि हमारे पास दो रॉड थी एक सोल्यूशन के अंदर, जो एक चार्ज से कनेक्ट थी। उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज रॉड थी उसको हम लोग एनोड बोल रहे थे, करेक्ट ना? और जो नेगेटिव चार्ज रॉड थी उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? क्या बोल रहे थे? कैथोड बोल रहे थे। बैटरी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, बरोबर। और जो रॉड थी वो किसकी बनी हुई थी? कार्बन के एक मटेरियल की। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन के मटेरियल को ग्रेफाइट की बनी थी। और क्या स्टडी किए थे? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, यही हो रहा है ना? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था यानी एनोड, एनोड का बिहेवियर कैसा था? एनोड ऑक्सीडेशन कर रहा था। ये बात तो सही समझ में आ रही है। और जो दूसरा था वो क्या कर रहा था? रिडक्शन कर रहा था। यही पढ़ेंगे नहीं हम लोग ने अभी तक जानकारी के हिसाब से, बरोबर? कहे कुलसुम, फरहान, इधर कोई डाउट? हाँ सर। ओके। अब नया क्या आया है? तो नया कुछ आया है कि अब ये जो रॉड है उनके चार्जेस में बदलाव आएगा और इनके बिहेवियर में भी साथ ही साथ। ये कब तक रूल फॉलो होगा? जब तक तुम्हारा कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब तक केमिकल में कन्वर्ट हो रही थी, ये रूल सही है। पर अगर तुम इसको उल्टा करते हो तो तुम्हारा बिहेवियर भी थोड़ा अलग होगा, प्लस रॉड भी चेंजेस करेंगे, ठीक है? तो इसकी जब स्टडी करेंगे तो इसमें काफी चेंजेस है इसके कंपेयर से। तो एक क्या होता है कि बच्चे ना इन दोनों को मर्ज करते हैं, तो मर्ज मत करो। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये क्लास 10 की स्टडी हो रही थी अभी तक कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कर रहे हैं। अब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना, अब हम लोग आ रहे हैं क्लास 12 में। एक्चुअली हम लोग स्टडी करने वाले, तो सी मान लो कॉलेज है, कॉलेज की एजुकेशन ठीक है। और ई सी है अपना स्कूल का एजुकेशन। अब अपन कॉलेज के एजुकेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी अलग प्रॉपर्टी वही देखने वाले हैं अभी। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केमिकल से इलेक्ट्रिकल में देख रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, देखो उल्टा नेगेटिव चार्ज लगा है। हमेशा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होता है? ये एनोड ही है तुम्हारा, दिस इज एनोड एंड दिस इज योर कैथोड। चीज नहीं बदली, इसको एनोड ही बोलूंगा मैं। ये तुम्हारा कैथोड ही है। अब देखो बैटरी नहीं लगी है, बैटरी के बजाय क्या लगा हुआ है? पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर मतलब वोल्ट नापने वाला मेजरमेंट, यानी इसमें से कितना करंट का वोल्ट बन रहा है वो मेजरमेंट की चीज है वो। अब यहाँ पे रॉड कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे दो बीकर लगे, तुमको दो बीकर दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर बीकर है। अगर डेनियल सेल की प्रॉपर्टी क्या है? तो डेनियल सेल में दो रॉड होती है। एक रॉड बनी होती है जिंक की। किसकी बनी है? जिंक की। तो अभी कंडीशन क्या है मालूम है? अगर जिंक रॉड इस बीकर में डीप किया है तो सोल्यूशन भी जिंक से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो सोल्यूशन कौन सा डाला हुआ है उसके अंदर? जिंक सल्फेट डाला हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ हाँ तक? सर। वेटिंग रूम में
बिल्कुल इसी तरह से दूसरी रॉड दूसरे बीकर में पुट है। अब दूसरी रॉड कौन सी है? कॉपर की। अगर कॉपर की रॉड है तो सोल्यूशन भी उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अंदर कौन सा सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। समझ में आया? एक्वस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एक्वस का मतलब होता है जो पानी में डिजोल्व हो, कोई भी जैसे कॉपर पाउडर फॉर्म में उसको पानी के साथ डिजोल्व करके रखते हैं, इसलिए उसको एक्वस फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है ये? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं। अब हम लोग रॉड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर ना, केमिकल से। बीच में तुम लोग को एक ब्रिज दिखाई देगा जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इसको सॉल्ट ब्रिज हाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। बोर्ड एग्जाम में सर, सिर्फ किससे सॉल्ट बना रहता ब्रिज। है ये? हाँ, इसके बारे में अलग से स्टडी अभी करना है सॉल्ट ब्रिज की। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं सॉल्ट ब्रिज का अभी जस्ट मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। सर मटेरियल क्या रहता है, बस इतना बता दोगे? मटेरियल में अमलगम बहुत सारे मटेरियल होते हैं। वूल्स का रहता है, एक ग्लास का बना हुआ होता है। ये ग्लास है, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कांच का ही ठीक बना है, है। सारी चीज कांच की है। ये रॉड सिर्फ जिंक की है, एक रॉड कॉपर की। अभी मेटल्स, क्या हाँ। होगा इसमें ना, अब एक और कंडीशन, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं किए ना तो नहीं होगा। पहली जो रॉड होगी ना, जो जिंक रॉड होती है, इसमें कंडीशन है कि एक रॉड बहुत एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव मतलब बहुत रिएक्टिव होनी चाहिए। और जो दूसरी रॉड है वो कम एक्टिव होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि जो जिंक रॉड होती है वो बहुत एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। और जो कॉपर रॉड होती है वो इनएक्टिव होती है, कम एक्टिव होती है। यानी जाहिर बात है वो रिएक्टिविटी भी क्या करेगी? कम करेगी। कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिंक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जारी बात है, एनोड की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ऑक्सीडेशन करता है। अब यहाँ पे दो बीकर है, तो एक बीकर में हाफ ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे बीकर में हाफ रिडक्शन होगा। हमें एक चीज तो पता है, हर एक सेल रिएक्शन में दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। इसको इसीलिए इसको रेडॉक्स रिडक्शन भी बोलते हैं, या रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन में होता ही होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब जाहिर बात है, ऑक्सीडेशन कहाँ से हैपन होगा? चाहे इसमें कोई भी चार्ज हो, ऑक्सीडेशन जिंक से ही हैपन होगा, क्योंकि ये रिएक्टिव रॉड है ना। और अगर तुमको डेनियल सेल अकर करवाना है तो तुम हमेशा एक एक्टिव तो दूसरी रॉड इनएक्टिव रखना पड़ेगा। जैसे हम इंसानों में भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा, हमारे भी दो हाथ होते हैं, उसके बाद भी हमारा एक हाथ बहुत एक्टिव होता है और दूसरा हाथ बहुत इनएक्टिव होता है। कौन सा हाथ एक्टिव होता है? हमारा राइट हैंड। कौन सा हाथ हमारा इनएक्टिव होता है? हमारा लेफ्ट हैंड। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, करेक्ट ना? तो बिल्कुल वैसे ही अगर रॉड में सेल को प्रोड्यूस कराना है तो ये ऐसी प्रॉपर्टी डालना जरूरी है। अब क्या होगा, जैसे इसमें रॉड को डालेंगे, अब ये देखो, ये रिएक्शन को मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोल सकता हूँ। यानी जितने भी इस तरह के सेल में जो रिएक्शन होते हैं कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस क्यों बोल रहा हूँ मैं? कि ये अपने आप हैपन होंगे, इधर मेरे को बटन ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डाला, डायरेक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, जिंक ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया सोल्यूशन में। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का काम है ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना। तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस सॉल्ट ब्रिज से ट्रैवल करके कहाँ पे पहुंचेंगे? कॉपर के पास, और कॉपर के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉपर रिडक्शन कर रहा है। वो सारे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये जिंक लीव करेगा। अब इसमें क्या होगा, जो रिएक्टिव रॉड है जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इसके चक्कर में ये रॉड पतली होते जाएगी। क्या होगी? ये रॉड थिन हो जाएगी। यानी जो रॉड ऑक्सीडेशन कर रही है वो क्या हो रही है? पतले होते जा रही है। और जो रॉड रिडक्शन करी, जो रॉड इलेक्ट्रॉन ले रही है, वो क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी वो रॉड। समझ में आया? ये कंडीशन याद रहेगी तुम लोग को। जाहिर बात है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। जैसे तुम लोग को पता है क्या, हम बाहर धूप में अगर खेल रहे हैं, बहुत घूमते हैं, तो क्या होता है? हम लोग का हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो ये हेडेक क्या चीज की निशानी है? कि आपके जो सर में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हमारी बॉडी भी एटम से बनी है ना, तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जिसकी वजह से तुमको सर दुखना, अनस्टेबिलिटी फील होती है। तो क्या बोलते हैं? पानी पी लो, डिहाइड्रेशन हो गया। तो ये सारी चीज इलेक्ट्रॉन की ही बताती है। हमारी चीज, कोई भी चीज के अंदर से कोई भी चीज का जाना इलेक्ट्रॉन को बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही उस एटम के मास को, एटम की क्वांटिटी को डिसाइड करता है। सॉरी, नॉट मास, क्वांटिटी को डिसाइड करता है। समझ में आया? इसका जाने अनजाने से फर्क पड़ता है। ये रॉड भी जो पतली हो रही है, क्यों पतली हो रही है? क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो साइज वो थिन होते जा रहा है। क्लियर?
और जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन जाके चिपक रहे हैं, वो डिपॉजिट हो रहे हैं, वो कॉपर है, जिसकी वजह से वो रॉड मोटी होती जा रही है। क्लियर हो गया? कोई का डाउट है यहाँ पे? कुलसुम का फरहान सर पक्का है ना? तो यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव होती है और कॉपर कम, इसलिए जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो एनोड होगा। अभी यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे एनोड कैथोड के? तो सारी बात है, जो रिएक्टिव होगा वो एनोड होगा और जो कम रिएक्टिव रॉड होगी वो कैथोड होगी। यहाँ पे ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि सर ये मेटल है तो इसको एनोड ले दो, सर ये जिंक है तो नेगेटिव चार्ज है, नहीं, ऐसे डिसाइड नहीं होता है। कैसे डिसाइड होता? क्लियर हुआ? वो रॉड की रिएक्टिविटी डिसाइड करेगी कि कौन सी रॉड क्या प्रॉपर्टी या क्या बिहेवियर देगी। ठीक है, तो अभी अपन आ जाते हैं आगे। वक्त के साथ साथ जो जिंक की रॉड है वो पतली होते जा रही है और कॉपर की रॉड मोटी होगी। पतला होना मतलब ऑक्सीडेशन को जाहिर कर रहा है, यानी जो रॉड रिएक्टिव होती है वो ऑक्सीडाइज करेगी और जो रॉड मोटी होते जाती है, गेन करती है इलेक्ट्रॉन, वो रिडक्शन करेगी। अब सेल में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? तो जारी पर जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कॉपर ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उस पर वो स्टेबल हो जाएगा। तो एनोड किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कैथोड किसको बोलेंगे? जो गेन कर रहा है। टोटल नेट रिएक्शन भी बताना है। तो नेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नेट का मतलब होता है टोटल रिएक्शन। तो मैंने पहले ही बताया था, अपोजिट जो भी लिखा रहेगा सेम जो होगा, जैसे दो इलेक्ट्रॉन देखो अपोजिट में लिखे तो काट दो उसको। अब कॉपर पे 2+ ही क्यों आया? तो तुमने देखा होगा जितने भी हम लोग लैब में रिएक्शन किए उसमें कॉपर पे चार्ज जो होता है 2+ ही होता है, यानी कॉपर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? हमेशा बताओ बताओ कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ही करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। जिंक भी बिल्कुल वैसी 2 करेगा, 1 नहीं करता जिंक लूज। समझ में आया? तो क्या मिला? जिंक कॉपर कैसे लिखते हैं समझ में आ रहा है? फिर जिंक 2+ देन कॉपर। लिखने का तरीका क्लियर है? नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं काफी आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, नो रॉकेट साइंस। करेक्ट ना? कोई का डाउट है यहाँ पे? हाँ नेट सेल रिएक्शन, राइट। पहली सेल की रिएक्शन पहले बीकर को बता रही है, इस बीकर को। दूसरी रिएक्शन इस बीकर को बता रही है और नीचे जो रिएक्शन लिखे वो पूरे सेल को बता रही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पार्ट में जो कि सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज को मैंने अलग से नीचे देखो स्पेशली बनाया। उसको बताने से पहले भी मेरे को एक और चीज बताना है। अब मेरे को अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है, एक और चीज उसमें स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं सेल नोटेशन। देखो मैं बार बार इतना बड़ा डायग्राम बना नहीं सकता हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए, इतना बड़ा डायग्राम बनाओ मत, एक ट्रिक बताया लोगों ने कि इसके जरिए तुम लोग पूरे इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करने का? पहला, लाइन खींचो। ये जो लाइन है वो इस बीकर की, ठीक है? तो रॉड कौन सी लगी है? इस तरफ जिंक लगी है, लेफ्ट साइड जिंक है ना, तो जिंक लिख दो। राइट साइड में कौन सी रॉड लगी है? कॉपर। तो एंडिंग मैंने रॉड के नाम लिखे। उसके बाद इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन है? जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट लिख दो। इधर पे कौन सा सोल्यूशन था कॉपर के पास? कॉपर सल्फेट, तो इधर पे कॉपर सल्फेट लिख दो। दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज की अगर ये लाइन देखो तो पैरेलल दिख रही है, तो यहाँ पर भी ऐसी 2 लाइन मार दो। समझ में आया कैसे किया, कैसे लिखा मैंने? हाँ तो देखो सर, जिंक सिर्फ सॉल्ट Zn क्यों लिखे फिजिकल और स्टेट भी उसमें दिखा सिर्फ दो। CO क्यों लिखे? Cu सिंबल है ना, कॉपर का सिंबल Cu, जिंक का सिंबल Zn, और और सर लाइन मार के SO4 क्यों नहीं लिखे? जो कंडक्ट नहीं करेगा इसलिए ना। SO4 यहाँ लिखा है ना, जिंक सल्फेट अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो देखो ना आप जिंक जैसे अलग से बाहर लिखे ना वैसा। जिंक अलग से बाहर का लिखा मैंने? Zn स्लैश ये रॉड को ZnSO4। बता रहा है, ये जो एंडिंग में लिखे ये रॉड है, बीच वाला हाँ पार्ट बीकर का सोल्यूशन है। ये 2 लाइन हाँ, सॉल्ट ब्रिज को बता रही है, सॉल्ट ऐसा ब्रिज। लिखा हुआ है। समझ में आया? लेफ्ट वाले अच्छा सर पार्ट का समझा। ये वाला पार्ट, राइट वाला साइड का ये वाला पार्ट, और बीच की जो लाइन है वो समझा सॉल्ट ब्रिज समझा। को बता रही है। इस अब ये देखो कितना आसान हो गया, तुम्हें बिना डायग्राम के तुम इसके जरिए भी तुम डायग्राम बना सकते हो बिना गलती के। इसको ही सेल नोटेशन बोलते हैं। सेल नोटेशन लिखना जरूरी है। अब मान लो एग्जाम में आता है, बोलता है एक्सप्लेन डेनियल सेल, तो ब्ला ब्ला कभी नहीं लिखने का। एग्जामिनर को क्या चाहिए? ये जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ दिख रहे हैं ना मेरी नोट्स में, एग्जामिनर को यही चाहिए। अगर ये पार्ट नहीं दोगे तो तुम कितना भी लिखो, एग्जामिनर तुमको मार्क्स देगा ही नहीं। ये कोर पार्ट लिखा है मैंने। देखो यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दे रहा है सेल नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 तरीके होते हैं लिखने के,
या तो पूरा सोल्यूशन का नाम लिख दो या उसके आयंस का नाम लिखो। तो मैंने आयंस वाला नहीं दिखाया था तुमको, है ना। ये इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आयंस अगर तुमको याद नहीं तो कैसे लिखोगे, पर ये भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आते हैं सॉल्ट ब्रिज की तरफ आए। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, थोड़ा मैं ऊपर आ जाता हूँ, सॉल्ट ब्रिज की स्टडी करते। सेल रिप्रेजेंटेशन तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, बरोबर ना। कोई को डाउट है क्या, कुलसुम फैज, कैसे लिखते हैं ये रॉड हाँ को सर। रिप्रेजेंटेशन में। अभी देखो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का शेप कैसा होता है, बिल्कुल यू शेप जैसा है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड, मान लो तुम्हारे पास पोटेशियम क्लोराइड नहीं है तो पोटेशियम नाइट्रेट ले लो। मान लो तुम्हारे पास पोटेशियम नाइट्रेट भी नहीं है, कोई बात नहीं, अमोनियम क्लोराइड तो होगा ना लैब में पड़ा, वो ले लो। ठीक है, यानी कोई भी सोल्यूशन ले लो और उसके साथ आगर जेल डालो और जिलेशन करो। आगर जेल क्या होता है, तो आगर जेल एक्चुअली जेली से बना होता है। ठीक है, ये जेली जैसा होता है, जेली से बना नहीं हो रहा, जेली जैसा ही दिखेगा। और ये बना कैसा था, रेड अलगी से बना था। अब तुम लोग को अलगी के बारे में तो पता है, रेड अलगी क्या होती है। तो ये रेड अलगी होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग सोया सॉस में भी करते हैं या सॉस के तौर पे भी करते हैं। तुमने खाया होगा ना वड़ा पाव समोसा पाव, तो वहाँ सॉस रखा होता है, तो उस सॉस के अंदर क्या होता है, आगर जेली होता है। तो आगर क्या है, रेड अलगी होता है, जिसका इस्तेमाल खाने में, सॉस डालने में। हम लोग जो घर में बटर चिकन भी बनता है ना होटलों में, उसमें भी ये चीज को डाला जाता है, आगर जेल। तो ये पड़ा होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक पेस्ट बनता है, वो पेस्ट को ना इसके अंदर पूरा ऐसा भर देते हैं। समझ में आ रहा है तुम लोग को। इसमें हाँ सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड, अगर पोटेशियम क्लोराइड नहीं है तो नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड, उसके साथ अगर जेल है। अब इसके साइड में ऐसा ना, ऐसा कापूस जैसा तुमको दिखाएगा, ऐसा पतले पतले कापूस जैसा है, वो ग्लास वूल होता है। ठीक है, ग्लास वूल से एक साथ पैकिंग किया गया है। ट्यूब का काम क्या होता है, इस ट्यूब का काम सिर्फ आयन को ट्रांसफर कराना है। आयन मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना सोल्यूशन में जाने के बाद, ये जिंक पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, इन आयन को ट्रांसफर करवाता है और कुछ नहीं करवाएगा। ये सोल्यूशन का ट्रांसफर नहीं करवाता। जैसे मान लो दोनों सोल्यूशन को कभी मिक्स नहीं होने देगा, ये सिर्फ आयन को ट्रांसफर कराएगा। एक और अच्छी बात क्या पता है सॉल्ट ब्रिज की, ये रिएक्टिव नहीं है। ये इन सोल्यूशन के साथ या रॉड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से सॉल्ट सर, ब्रिज का सॉल्ट इस्तेमाल ब्रिज कोई करते हैं। भी सोल्यूशन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। कोई भी सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इन पे ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन वाला मिक्सचर डाला गया है ना कि रिएक्ट ही ना करे। ठीक है, और जब भी इस तरह का सेल आएगा ओके। ना, इस सेल के लिखने का तरीका होता है। तो नीचे देखो मैंने एक फॉर्मेशन बनाया, एक फॉर्मेट बनाया, कैसे लिखोगे अगर, फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्लियर है, कोई का डाउट है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, हाँ सॉल्ट। सर, सर मैं बोल रहा था ये जो सेल नोटेशन था उसमें जेड के बाद स्लैश है या फिर एक स्ट्रेट लाइन है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ी सी बैंड लाइन है, स्लैश जैसी लाइन है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना टेढ़ी लाइन, थोड़ी टेढ़ी लाइन मारने का, ये टेढ़ी लाइन सीधी ही ना, एकदम मतलब नहीं है। स्लैश है ना। और और जो सॉल्ट ब्रिज है उसकी? सॉल्ट ब्रिज की भी थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी है, लेकिन तुम लोग देख लेना क्योंकि मुझे नहीं पता अभी क्या नया सिंबल आया। मैंने तो ये नोट से बनाया तो मैंने ऐसे ही बना दिया, देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो थोड़ा ठीक है। टेढ़ा ही मारता हूँ, मुझे जितना लग रहा है टेढ़ी ही लाइन है थोड़ी। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, राइट साइड में रॉड जो बीकर की हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेल के, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और राइट वाला इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा। जो रिलीज करेगा वो एनोड होगा, जो कंज्यूम करेगा वो कैथोड रहेगा। क्लियर है, ये तो वही बेसिक प्रॉपर्टी को जस्ट रिवाइज कर लिया हम लोग ने, जो जो पढ़े ना अभी वही देख ले। आगे बढ़ जाता हूँ। अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। ऊपर वाले में किसी को कोई डाउट है सॉल्ट ब्रिज पे, ये सब कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर डाउट आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज भी स्पेशली पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, स्पेशली सिर्फ सॉल्ट ब्रिज पूछा गया है बहुत बार, 2 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऐसा करके। तो बहुत आसान होता है, सॉल्ट ब्रिज की डिटेल बता दो, फंक्शन में बता दो, ये आयन को ट्रांसफर कराता है, सोल्यूशन के साथ मिक्स होता नहीं, यही सबको ब्ला ब्ला बोल दे देगा। अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में एंड सेल पोटेंशियल, ये दोनों की स्टडी करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी होती है वो 2 तरह की होती है ना। मान लो ये मेरी रॉड है, तो एक रॉड की क्या टेंडेंसी होगी, क्या बिहेवियर होगा, या तो ये रॉड इलेक्ट्रॉन लेगा या तो ये इलेक्ट्रॉन
लूज करेगा, या तो वो गेन करेगा या तो लूज करेगा, इससे ज्यादा कोई टेंडेंसी है। तो ये जो रॉड की टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन देने की, इस ताकत को, इसकी इसी पोटेंशियल को इस रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। यानी रॉड को मैं, देखो ये फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है रॉड को, तो रॉड बोलो या इलेक्ट्रोड बोलो, दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। तो रॉड में दो क्वालिटी है, अगर लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर गेन कर रहा है तो रिडक्शन, बरोबर ना। तो जरा देखते हैं नीचे, हाँ अगर कोई रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही तो बताओ उस क्यों लूज कर रही है। अगर मैं बेसिक फिनोमेना के बेस पे देखूं तो इस कॉन्सेप्ट में तुमको ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि अगर ये रॉड नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे वो कौन से आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। रीजन एकदम साफ है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है ना, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते ही जाएगी तो पॉजिटिव आयंस से अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, कि लूजर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हाँ है तो सर। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो मैं इसी चीज को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा ना लूज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो करने में। नेगेटिव आएगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, अगर तुम नेगेटिविटी छोड़ोगे तो तुम्हारे में पॉजिटिविटी आएगी कि और निगेटिविटी आएगी। अच्छा अच्छा, समझा। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके आसपास जो आयंस है वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले बैठ जाएगी चिपक उसके जाएंगे, अंदर। इसी हाँ, वजह से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव लूज करेगा तो यस, नेगेटिव आ जाएगा। और बोलते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फास्ट होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, बैकवर्ड से बहुत तेज होता है। और ये वो ही रॉड कर सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में। अरे वाह, वापस से 40 मिनट हो गए। इनके अंदर जो आयंस होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तभी ये इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, तभी ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जाहिर बात है बहुत इलेक्ट्रॉन है तभी तो लूज करेगा। अगर ये वाला पार्ट समझा, किसी को डाउट है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन समझाने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, करेक्ट ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है। देखो ये अंदर जो साइन है ना वो रॉड का साइन है, और जाहिर बात है इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया। यानी ऑक्सीडेशन का उल्टा बिहेवियर करता है रिडक्शन, पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन, इसी को इसका पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गया। कोई को कोई डाउट है यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख रहे तो और कुछ नहीं। हाँ कहे कुलतुम साहिबा, फरहान क्लियर है नहीं सर। हाँ पक्का ना। तो यहाँ पर हाँ। एक और वर्ड आया डी इलेक्ट्रोनेशन। डी मतलब रिमूव करना, निकालना इलेक्ट्रॉन को। तो बोलते हैं जो एनोड होते हैं ना, जो ऑक्सीडाइजिंग रहते हैं, रॉड होती है, वो डी इलेक्ट्रोनेशन करती है हमेशा, कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोनेशन किसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन करना। जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ना, वो टाइप की रॉड हमेशा इलेक्ट्रोनेशन करती है, यानी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स आए हैं ना हमारी जानकारी के लिए। इन्हें ऑक्सीडेशन वाले रॉड को मैं डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकता हूँ, और रिडक्शन वाली रॉड को मैं इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकता हूँ। अब आते हैं सेल पोटेंशियल पे। सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो सेल पोटेंशियल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब एक्चुअली सेल पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल किस पे निर्भर करेगा, सेल की ताकत उस पे निर्भर करेगी कि ये सेल दोनों रॉड पे जा रहा है, बरोबर। तो ये सेल की ताकत ये दोनों रॉड बताएगी, एक रॉड एनोड होती है और एक रॉड कैथोड होती है, बरोबर ना। चलूंगा सेल पोटेंशियल एक्चुअली दो रॉड का सम होता है, दो इलेक्ट्रिक रॉड का सम होता है ना। इलेक्ट्रिक रॉड के पोटेंशियल का, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑक्सीडेशन जो एनोड करता है, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिडक्शन जो कैथोड करता है। जब इन दोनों को तुम मिला दोगे, ऐड करोगे ना, तो तुम्हें सेल का पोटेंशियल मिलेगा। तो सेल का पोटेंशियल कैसे नापते हैं, दोनों रॉड को ऐड कर दो। क्लियर है ये, कोई डाउट है यहाँ पे कुलसुम का, फरहान। नहीं सर। अब आता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल में। स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैपिटल ई के पर ऐसा नोट लगा देगा, और स्टैंडर्ड सेम फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है तो बताता हूँ। स्टैंडर्ड का मतलब है कि तुम लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री, सोल्यूशन होना चाहिए 1 मोलर, प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक। अगर इस कंडीशन में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल होगा उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं। तो सेम फॉर्मूला,
स्टैंडर्ड सिर्फ नॉट लगा देने का। तो ये कब लगाओगे नॉट? जब स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर 25 डिग्री, कॉन्स्टेंट मॉल 1 मोलर होगा और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने नीचे कुछ लिखा है, बट माइनस ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू प्लस ई रिडक्शन। ये तुमको डाउट आ रहेगा, बहुत आसान है। देखो ऑक्सीडेशन पे माइनस साइन क्यों लगा है? क्योंकि इसके इस पे जो चार्ज होता है, इसके जो पोटेंशियल रॉड होती है वो नेगेटिव होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करती है। और मैंने रिडक्शन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया? क्योंकि इसकी जो रॉड होती है वो पॉजिटिव थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यानी ये जो साइन लगे वो करेक्ट लगे हुए हैं, बरोबर ना? अब मैंने क्या कर दिया है, इन रॉड को अलग तरीके से, जैसे मैंने सेल पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन वाली रॉड को कैथोड नाम दे दिया है और रिडक्शन वाली रॉड को एनोड नाम दे दिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ पर? क्लियर है ना? फरहान, सईद, कुलसुम, हाँ सर। पक्का ना? तेरे को घुमा घुमा के सिर्फ फॉर्मूला बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। अब आते नहीं नर्स इक्वेशन पे। नर्स इक्वेशन क्या रहेगी? तो ये नर्स इक्वेशन डायरेक्टली बुक में दी है, ये क्या बताती है वो सिर्फ देखते हैं। नर्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी सेल का पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस पे निर्भर होता है? सेल का और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे और प्रेशर ऑफ अ गैस पे, विच इज गिवन बाय नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन ने सेल और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल जो चीज पे डिपेंड होते हैं उस कॉम्बिनेशन के बेस पर एक इक्वेशन बनाया और उसने उस इक्वेशन का नाम अपने नाम से रख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन के जरिए हम लोग रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं कि टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रेशर किस तरह से किसी सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पे असर करती है। ओके, अब ये इक्वेशन आई कैसे? तो इसके बारे में स्टिल सेम चीज महाराष्ट्र बोर्ड ने बोला है, डायरेक्टली इस इक्वेशन को पढ़ लो। ये कैसा इक्वेशन, इसको जानने की आपको जरूरत, इसका डेरिवेशन स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है इक्वेशन? ई सेल पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट का मतलब क्या? ई जीरो मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस आर। आर क्या है? आर गैस कांस्टेंट है, बरोबर। टी क्या है? टी है टेम्परेचर। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल है। एफ क्या है? फैराडेज लॉ है, करेक्ट। लॉग, एल एन का मतलब लॉग होता है। तो ये एल एन कब लिखते हैं? जब लॉग की वैल्यू बेस टू ई रहेगी। अगर लॉग की वैल्यू बेस टू ई है तो उसको एल एन या एल ओ जी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्यू क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट है। इसके बारे में तुम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास लेवल में पढ़ा है, जिसका फॉर्मूला क्या है क्यू का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं क्यू की जगह पर क्यू की जो वैल्यू है वो लिख दूंगा, टी अपन आर। नेक्स्ट, अब मुझे लॉग बेस टू ई को कन्वर्ट करना है लॉग बेस टू 10 में, तो क्या करने का? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये लॉग बेस टू 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो लॉग बेस टू 10 में कन्वर्ट हो गया, 2.303 ऐड कर दिया है मैंने, बस। करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो भाग है ना इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314। टी की वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। एफ क्या है? फैराडेज लॉ, उसकी वैल्यू है 96500 है, करेक्ट ना? सॉल्व करने पे अपने को क्या मिलेगा? 0.0592। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू मिली है ये इसकी मिली, तो मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा? 0.0592 अपॉन एन। क्लियर होगा? तो ये नर्स इक्वेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे कंडीशन, मान लो तुम्हारे एक केस ऐसा है जिसमें रिएक्टर और प्रोडक्ट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन सेम है, रिएक्टर और प्रोडक्ट का। तो अगर रिएक्टर और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो लॉग क्या हो जाएगा? log 1 होगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है फरहान, कहे, कुलसुम? log 1 की वैल्यू 0 होती 0। है। अगर log 1 की वैल्यू 0 हुई तो पूरा इक्वेशन गायब हो जाएगा, बरोबर। तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मैं उस वक्त बोलूंगा कि ई नॉट है ना, ई नॉट बराबर है, सर ई बराबर है ई नॉट। तो कब आएगा? जब रिएक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्लियर? एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसके लिए, नीचे एग्जांपल दिखाई दे रही होगी, मैं पहले ये रेज कर दूं। कोई डाउट है यहाँ पे नर्स इक्वेशन में किसी को? तो एग्जांपल में कैसे इस्तेमाल किया वो दिखाया। ये एग्जांपल तो कॉमन है रिएक्शन से, तो इसको समझने की जरूरत है, देख लो। इसको यूज कैसे करेंगे वो देखो। तो ऊपर वाला भाग, लेफ्ट वाला भाग रिएक्टर है, तो रिएक्टर में हमारे पास क्या दिया है? देखो ये वाला रिएक्टर में ये वाला पार्ट लिया, जिंक 2+, और इसके साथ ये जो लिया है PH2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे वाला पार्ट है। अब हाइड्रोजन का रॉड तो होता नहीं है, तो हाइड्रोजन का रॉड हमेशा प्लेटिनियम के साथ होता है,
तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है जिंक के साथ। नीचे स्पेशली हाइड्रोजन ही लिखा गया कि ऊपर रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट रहता है ना, तो जिंक के साथ ये पार्ट लिखा गया, वो एक कंडीशन के बेस पे लिखा गया। ओके, वो हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो जिंक अपॉन प्रोडक्ट, जिंक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में हमारा क्या हाइड्रोजन है, वो लिख दिया और हो गया। लिखने का तरीका खत्म। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। नीचे से मैं हाफ रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब हाफ रिएक्शन में तुमको एक ही चीज मिल रही है, तुम्हारा रिएक्टेंट जिंक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिखो, रिएक्टेंट तो है ही नहीं, तो वहाँ पे 1 लिख दो। समझ में कैसे इक्वेशन में इसको अप्लाई करते हैं, सिर्फ वो देख रहे हैं हम लोग। हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट आया कुछ? उसके बाद देखो सेल पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट यहाँ तक? फरहान, सईद, कुलसुम? नहीं सर। सर कितना बड़ा चैप्टर है? बड़ा नहीं है, मैं स्लो पढ़ा रहा तुम लोग को। अभी 9 पेज हो गए, 14 पेज बाकी है। उसमें से बहुत सारा पार्ट अभी स्किप है, मैंने वो भी पढ़ा दिया होगा शायद। नेक्स्ट टाइम मैं गो थ्रू कर लूंगा, उस हिसाब से तुम लोग को लेसर पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तुम लोग को? क्लियर है सर? ये भी इजी चैप्टर ही है, सिर्फ एक ही डीमेरिट है इसका भी, सेम डीमेरिट, बड़ा चैप्टर है ये भी। समझ गए क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें भी? साइज बड़ा है चैप्टर का, बाकी ये भी इजी चैप्टर ही है बाकी चैप्टर की तरह। इसमें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो स्टॉप कर दे हम लोग यहाँ पे लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। ये साइमा तो ठीक है आज सर। कर ही नहीं पाई ना, उसको अपने को रिकॉर्डिंग बेचना पड़ेगा। ठीक है।